जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कल क्विज़ हुआ था और बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। इंशाल्लाह आज आपको वो आपकी क्लास के बाद ना FA1 की क्लास के बाद आपको वो क्विज़ के रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन एवरेजली स्टूडेंट्स ने 30% से जितने टोटल मार्क्स थे उतना ही स्कोर किया। थोड़ा सा आपको आइडिया देना था उस क्विज़ से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था उसी की बेस पे क्वेश्चंस को डेवलप किया गया और आप लोगों से चेक किया गया कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट है कि नहीं, आप लोगों ने सही अंडरस्टैंड किया कि नहीं। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में यानी कि मंडे को आप लोगों का एक टेस्ट होगा। जितना भी हमने पढ़ा होगा यानी कि डे 1 से लेके आज तक सैटरडे तक जो भी हम कंप्लीट करेंगे उस सब का टेस्ट आपका मंडे को होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको मैंने किताब से चैप्टर नंबर 1 दिया है आप लोगों की तैयारी के लिए, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना है। ठीक है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला क्विज़ और टेस्ट नंबर 1 उसको इकट्ठा डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्विज़ में परफॉर्म किया था और टेस्ट में हमारी क्या क्या गलतियां थी वो सारा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं बेटा, जो हमारा सब्जेक्ट है ना MA1 का, उसका नाम है एक MA1, तो हम उसको कोड के साथ जानते हैं MA1, पेपर MA1। लेकिन इसका जो पूरा नाम है इस पेपर का वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। क्या नाम है बेटा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारे पेपर का नाम है। और इस पेपर के नाम से ही ना हमें बहुत सारी चीज़ें आज समझ आएंगी इंशाल्लाह ताला कि इस पेपर में हमने पढ़ना क्या है और आने वाले चैप्टर्स जो हैं उसमें हमारा क्या लायामल होगा, यानी कि क्या चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है और सीखना है। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ नई लर्निंग हो रही होगी आप लोगों की। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ना चैप्टर नंबर 2 है बाय द वे, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आज में, यानी कि मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज, मैनुअल वगैरह वगैरह। हम सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की थी, बहुत डिटेल में बात की थी, एग्जाम्पल्स भी देखी, बड़ा कुछ अंडरस्टैंड किया। बिजनेस से रिलेटेड एक जो टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है वो है मैनेजमेंट का वर्ड। क्या वर्ड है बेटा? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का जो वर्ड है ना वो डिराइव किया गया है, वो निकला है टू मैनेज से, कि जब आप किसी चीज को मैनेज करते हैं या किसी चीज को काम करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, हर चीज को अपने टाइम पे परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि मैनेज करना। हमारी जिंदगियों में बहुत दफा ये वर्ड यूज होता है मैनेजमेंट का। जैसे आपकी जो घर की मैनेजमेंट है वो कौन करता है? वालिदा करती है। घर की टेक केयर कौन करता है? वालिदा करती है। खाना पकाना है, क्लीनिंग देखनी है, कपड़े धोने हैं, कपड़ों को अरेंज करके तय लगा के अलमारी में रखना है, तो वो घर का जो सारा निज़ाम है मैनेजमेंट का वो कौन देख रहा है? वालिदा देख रही है। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब कमा के लाते हैं, पैसे देते हैं वालिदा को, वालिदा उन्हीं पैसों को मैनेज कर रही होती है। ओके जी। अब रियल ओनर ऑफ द हाउस कौन होता है? माँ बाप ही होते हैं, लेकिन बाप जो है वो एक मेन हेड ऑफ हाउस होता है। आपको पता है हर घर का, हमारे मुआशरे में हेड ऑफ हाउस कौन होता है? बाप होता है। और वालदा जो है, अब हेड ऑफ हाउस ने बाहर कमाने जाना है, उसने बच्चों के लिए कमाना है, मेहनत करनी है, हलाल जरिए से पैसा लेकर आना है, वो सारा फाइनेंस कौन अरेंज कर रहा है? हेड ऑफ हाउस, घर का सरबराह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब वो पैसे ला के आपके वालिद साहब आपकी वालदा को पैसे पकड़ा देते हैं कि भाई अब तुमने घर का सारा खर्चा तुमने चलाना है, चूंकि मैं तो सारा दिन बाहर होता हूं, अब तुमने घर को मैनेज करना है,
तुमने क्लीनिंग को भी देखना है, तुमने मेड के मामलात को भी देखना है, तुमने खाने पकाने के मामलात को भी देखना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, और शाम को हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि भाई कोई कमी बेशी तो नहीं हुई, आपस में डिसाइड कर लेंगे। वैसे होता तो यही है कि दोनों मिलके चलाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो है हेड ऑफ हाउस वो ये कहता है कि भाई आपने मैनेज करना है सब कुछ। तो मैनेजमेंट किसके हाथ में? वालदा के हाथ में है। एग्रीड जी? यहां तक बात समझ आती? ऑर्गेनाइजेशन में भी ना इसी तरह का रोल होता है कुछ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या कर रही होती है? चीजों को मैनेज कर रही होती है, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, आईटी के रोल को मैनेज करना, आपने कोई क्लीनिंग करवानी है उसको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है या बिजनेस में भी होती है। अब हमें पता है कि एक तरफ तो ऑनर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, सरमाया लेकर आता है, ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। ऑनर ने सरमाया लगाया बिजनेस में। अब जरूरी नहीं होता कि जो ऑनर है वो हर चीज में एक्सपर्ट हो। ऑनर आईटी में भी एक्सपर्ट हो, ऑनर प्रोडक्शन में भी एक्सपर्ट हो, ऑनर परचेजिंग में भी एक्सपर्ट हो। कल देखे थे ना हमने फंक्शंस डिपार्टमेंट्स। ऑनर जो है वो जिन तो नहीं है, वो तो सिर्फ सरमाएदार है, वो तो सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, लेकिन वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। वो परचेज में एक्सपर्ट नहीं है, वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स को नहीं जानता, वो आईटी के मैटर्स को नहीं जानता, वो एचआर के मैटर्स को नहीं जानता। तो वो क्या करता है? ऑनर क्या करेगा? मैनेजर्स हायर करेगा। कौन हायर करेगा बेटा? मैनेजर्स। ऑनर ने मैनेजर्स या मैनेजमेंट हायर की। अब मैनेजर लाने का मकसद क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है। आईटी वाले अपना काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग वाले अपना काम करते हैं, फाइनेंस वाले अपना करते हैं, और हमने कल रोल्स भी थोड़े से देखे थे, याद है? अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होगा, जो डिपार्टमेंट होगा ना उन सारी एक्टिविटीज को क्या करेगा? मैनेज करेगा। अब आईटी का मैनेजर है, आईटी का मैनेजर क्या करेगा बेटा? आईटी के मैटर्स को मैनेज करेगा। कोई सिस्टम खराब हो गया है तो आईटी मैनेजर उसको ठीक करवाएगा। कोई नए सिस्टम्स लगाने हैं, आईटी मैनेजर लगवाएगा। इंटरनेट का मसला आ रहा है, आईटी मैनेजर उसको उस मसले को देखेगा। तो हमने एक एक्सपर्ट बंदा हायर कर लिया, हमने एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उनको हायर कर लिया, और वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे कौन है? वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ने किसके बिहाफ पे काम करना होता है? ऑनर के बिहाफ पे। ऑनर ने कहा कि भाई मुझे ये काम चाहिए, आईटी वाला मैटर तुम देखोगे, फाइनेंस वाला तुम देखोगे, एचआर वाला तुम देखोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सारे मैनेजर्स क्या करेंगे? चीजों को मैनेज करेंगे, और रिपोर्ट किसको करेंगे? ऑनर को। ऑनर को बताएंगे जी हमने यही किया, रिपोर्टिंग देंगे, रिपोर्ट करेंगे। नोटेड? तो ऑनर ने मैनेजर्स हायर किए, मैनेजर्स ने मैनेजमेंट की सारी। अच्छा, अब ऑनर ने मैनेजर्स को क्या दिया? ऑनर्स ने पैसा दिया। ऑनर्स का ही पैसा लगा हुआ ना। आप कहते हो, आईटी वाला कहता है सर हमें 5 सिस्टम और लगाने पड़ेंगे, हमारे 5 सिस्टम और लगेंगे। वो कहता है ठीक है, कितने पैसे चाहिए? सर जी मुझे मिलियन दे दें। लो जी ये लो, मिलियन दे दिया। लेकिन बाद में ऑनर जरूर पूछेगा कि भाई जो मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया था, कितने सिस्टम लगे, उससे क्या काम किया? मैंने तो तुम्हें रिसोर्सेज दिया था, मैंने तो तुम्हें रिसोर्सेज अरेंज करके दिए थे, पैसा दिया था, तुम्हें पूरा डिपार्टमेंट दिया था, तुमने किया क्या? मुझे जरा रिपोर्ट करो, मुझे बताओ। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनर ले रहा होता है, किससे? मैनेजमेंट से। नोटेड जी? तो एक और एग्जांपल से भी हम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट का वर्ड सुने? क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट में? जैसे कि आपके कजन की शादी है, या आपकी फैमिली में कुछ शादी है, बच्चे की, बच्ची की, किसकी भी शादी है। अब वो जो इवेंट है शादी का,
उसको मैनेज करना है। अब उस इवेंट को मैनेज करने के लिए आप अपने बाकी कजनों की क्या करते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं कि यार तूने खाने का मामला देखना है, एक बंदा खाने के मामले को देखेगा, एक बंदा दुल्हन और दूल्हे को पॉलर से लेकर आएगा, एक बंदा जो है गाड़ी को डेकोरेट करवाएगा, एक बंदा जो है वो सारा स्टेज तैयार करवाएगा, समझ आ रही, एक बंदा दूल्हे का कमरा तैयार कराएगा, एक बंदा जो है वो फूल पत्तियां वगैरह लेकर आएगा, गेट पे खड़ा होगा, वेलकम करेगा बरातियों की, होता है ना। वो सारा हम काम किसको कर रहे होते हैं, डेलीगेट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे होते हैं कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, सारे मिलके काम करते हैं। अब वो जो दूल्हा है दुल्हन है वो तो नहीं सारे काम कर सकते ना, उनका तो इवेंट है, वो तो नहीं इन्वॉल्व होंगे ना डेकोरेशन करवाने में और वो सारे काम कराने में, एग्रीड। तो वो कौन करेगा, कजन्स, आपके मामू चाचू बड़े, वो बैठ के सारे काम को मैनेज कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे कि यार कोई खराबी ना हो। खास तौर पे बच्चियों की शादी होती है तो बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है कि यार कोई छोटी सी भी गलती ना हो जाए, ससुराल वाले माइंड ना कर दें। वो वैसे होता तो हमारे कल्चर में ये माइंड तो करना पड़ता है, माइंड करते भी हैं लोग। आप शादियों पे लोगों को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपके खाने पे भी नुक्स निकलता है, अच्छा जी मैनू पूछा नहीं, मेरी तस्वीर नहीं खिंचवाई दूल्हा दुल्हन के साथ, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, होता है ना। फुप्पो फुप्पियाँ वो जो है वो सारे इस तरह के आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, देते ना। तो आप हर एक को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ भाई इतने जो बखेड़ों में पढ़ना है, 3 गवाह पकड़ो, जाके मस्जिद में निकाह करो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। जो पैसे हैं उजाड़ने ने लोगों को सेटिस्फाई करने में, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप वो पैसा पकड़ो, उससे आप हज कर लो या उम्रा कर लो या कोई प्रॉपर्टी लेके दे दो। चूंकि हम फाइनेंस के लोग हैं तो हम तो इन्वेस्टमेंट्स के सोचेंगे ना कि यार अच्छा ये जो पैसा लगा के लोगों ने खाना कूना खा के भी बोलना ही है, आपको ब्लेम ही देना है, तो लिहाजा बेहतर है कि यार अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लो, 4 पैसे तो आए ना। इसलिए कि ये भी बड़ी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है शादी करना, को 12, 14, 15, 20 लाख रुपए लगा के, अब तो खैर आई डोंट नो कि इससे भी ज़्यादा खर्चा होता होगा, बट उस खर्चे पे अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, उस इवेंट पे अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। तो इट मीन्स कि यू हैव टू यूटिलाइज इट समवेयर एल्स। बहरहाल अपने अपने फैमिली के ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी रसूमात माशाल्लाह हिंदुओं से आई हुई हैं, तो इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और हम कहते हैं कि यार हम चूँकि रह के आए हैं तो भाई हमने तो 10 दिन का इवेंट करना है, तो 10 दिन में बेतहाशा खर्चा भी करेंगे और एट द एंड बाद में सोच रहे होते हैं, हिसाब किताब कर रहे होते हैं सलामियाँ कितनी हुई, फिर सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे नहीं करना चाहिए था खर्चा, यार कपड़े ज़्यादा ही बनवा लिए थे, इस्तेमाल नहीं होते इतने। बहरहाल मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, हमने मुश्किल कर दिया इस चीज़ को, अपने रिलीजन को फॉलो नहीं किया लेकिन मुश्किल कर दिया। बहरहाल एक सोशल इशू है। हमने बहरहाल बात हो रही थी शादी और इवेंट्स की, तो हमने क्या किया, इवेंट को मैनेज किया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने क्या करना होता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है कि हर काम वक्त पे किया जाए और तरीके से किया जाए और उसके इफेक्टिवली रिजल्ट्स ये मिलें कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ें। सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं ताकि ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़े। ठीक हो गया बेटा। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैनेजमेंट करते हुए जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स आर द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट 3 तरह के काम करती है। मैनेजमेंट के 3 रोल होते हैं। पहला रोल है जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। दूसरा रोल है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन मेकिंग। और तीसरा जो रोल है उसको बोलते हैं कंट्रोल।
ये जो 3 वर्ड है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस सब्जेक्ट को समझना है तो। पहला काम मैनेजमेंट क्या करती है बेटा? प्लानिंग करती है। क्या करती है? प्लानिंग। तो जरा दिमाग को खोल के हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये नोट्स में नहीं है, चूंकि हम सब्जेक्ट के नाम को समझ रहे हैं। फिर हम इस सब्जेक्ट के नाम को समझ के हम किधर आएंगे? इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट जी? तो जब तक हमें मैनेजमेंट का वर्ड समझ नहीं आएगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा ना समझना। तो हमें मैनेजमेंट का वर्ड समझ लिया। किसी को मसला मैनेजमेंट के वर्ड से? ओके, लो जी, बड़ा आसान काम है जो हम करने लगे हैं मैनेजमेंट करते हुए। पहला काम मैनेजमेंट क्या करती है? ये जो मैनेजर्स हैं ये क्या करते हैं? पहला काम ये प्लान करते हैं चीजों को। प्लान का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करना, इसका एक और भी वर्ड है फोरकास्ट करना। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। फ्यूचर की प्लानिंग करना। क्या करना बेटा? फ्यूचर की प्लानिंग करना कि यार अच्छा, अब मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूं। अब आप समझते हैं कि प्रोडक्शन का वर्ड क्या है। मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मैं प्लान कर रहा हूं कि अगले महीने मैंने 100 यूनिट ज्यादा बनाने हैं। मेरा प्लान क्या है? 100 यूनिट ज्यादा बनाने हैं। पिछले महीने में मैंने कम बनाए थे, इस अगले महीने में मैंने क्या करना है? ज्यादा बनाने हैं। मैं प्लान कर रहा हूं कि यार मेरी क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट की, मुझे इंप्रूव करनी है फ्यूचर में। यानी कि जब आप कोई भी फ्यूचर के बारे में सोचो विचार कर रहे हैं, अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, अपने गोल सेट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्लानिंग। वो पार्ट ऑफ प्लानिंग होगी। हम अपनी जिंदगी में प्लानिंग करते हैं, डेली करते हैं यार प्लानिंग। आज क्लास के बाद मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कितना पढ़ूंगा, मैं कहां कहां पे जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम जाया करूंगा, उसकी प्लानिंग नहीं करते। मैं जो है क्या कहते हैं कितनी रीलें देखूंगा, उसकी प्लानिंग कोई नहीं होती, वो तो हम देखते ही जाते हैं। हमारे सामने आती है एक, तो हम बैठ के, एडिक्शन है ना, देख ही जाते हैं, देख ही पता चलता है यार घंटा गया। अब वो उसकी प्लानिंग तो नहीं होती। हम प्लान कर रहे होते हैं कि यार हमने अपनी मौत की तैयारी करनी है, नहीं करते। प्लानिंग में सिंपली ये होता है कि हम अपने गोल्स, टारगेट्स, फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेरे टारगेट्स, मेरे गोल्स, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या मैंने अचीव करना है अपने फ्यूचर के अंदर। आप यहां पे बैठे हुए हैं, आपके जहन में एक टारगेट है कि मैंने ACCA करना है अगले 2-3 सालों के अंदर, 3 सालों में मैंने ACCA कर लेना है इंशाल्लाह। यानी कि क्वालिफिकेशन ले लेनी है, एक्सपीरियंस तो आता जाएगा इंशाल्लाह। जब आप जॉब पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा। अब मैंने पेपर पास करने हैं, FIA करना है, विद इन अ ईयर कर लेना है इंशाल्लाह ताला, और ये टारगेट आपका होना चाहिए। एंड इट इज अ रियलिस्टिक टारगेट। टारगेट रियलिस्टिक भी होता है। आपने रियलिस्टिक टारगेट बनाया, मैंने 1 साल के अंदर FIA कर लेना है, फाउंडेशन का कोर्स कर लेना है। भाई मैं आपको भी गिन के बता देता हूं कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए अगर आप फाउंडेशन 1 साल में कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं माशाल्लाह जिन्होंने 9 मंथ्स में भी और 8 मंथ्स में भी हमने उनको FIA करवा दिया। कोई और कॉलेज 8 महीनों में FIA नहीं करवा रहा, जो हम करवा रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आप 1 साल FIA में लगाते हैं, आपको पता है FIA के बाद आपका लेवल 1 ACCA का एग्जाम्प्ट हो जाता है, जिसमें 13 पेपर हैं। टोटल 13 पेपर है ना ACCA के नॉर्मल। तो आप यहां पे FIA करते हैं तो आपको 3 पहले पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, बाकी कितने रह गए? 10। वो जो 10 पेपर हैं उनकी 4 दफा अटेम्प्ट्स आती हैं साल में, ऐसे ही है, 4 अटेम्प्ट्स आती हैं। हर 3 महीने बाद आप एक पेपर दें, साल में कितने हो गए? 4। तो तकरीबन आप एक अटेम्प्ट में 2-2 दे दें, बाकी अटेम्प्ट में एक एक करके दे दें,
तो आप इजीली 2 साल में ACCA कंप्लीट कर लेते हैं। 2 ये और 1 साल ये, तो कितने सालों में आपने कंप्लीट कर लिया? 3 सालों में। डिपेंड करता है कि आप एक एक करके पेपर देना चाहते हैं या 2-2 करके देना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा पेपर देंगे तो टाइम कम होता जाएगा, अगर आप एक एक करके देते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। वो फिर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं ना है। 10 साल में कर लो ACCA या 20 साल में कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? प्लानिंग क्या बताती है? 3 साल में यार बस फारिग कराओ इसको। अगले साल से तो 13 पेपर 11 पे आ रहे हैं। नए स्कीम के मुताबिक 2027 में आपके 13 के बजाय उन्होंने 11 पेपर ACCA के कर दिए हैं। ये जो आपका पेपर है BT का, ये खत्म हो रहा है। ये जो आपके ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट था, पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब उन्होंने 1 ऑप्शनल कर दिया है, तो सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं। अगर 11 पेपर आपको पास करने पड़े तो 11 को तो टाइम कम लगेगा, एक एक करके भी 2 पेपर 3 सालों में आराम से आपका FIA प्लस आपका जो है वो हो जाता है। मेरा प्लान है कि जी 2.5-3 सालों में मैंने ACCA खत्म कर देना है, साथ ही मैंने UK की बैचलर्स भी ले लेना है, 4 साल का, ग्रेजुएट भी हो जाना है, और हो भी सकते हैं। जो बच्चे FIA में आते हैं डायरेक्टली मैट्रिक के बाद, वो ICOM भी कर सकते हैं, 2-2 3-3 पेपर 3-3 पेपर देके एग्जाम्शन मिल जाती है ICOM की। ICOM के बस से आपने 3-4 पेपर देने हैं, आपका ICOM हो जाएगा। एक पूरा रूट है हमारे सामने, रोड मैप खड़ा हुआ है कि यार आप बैचलर्स भी कर सकते हो, आप ACC भी कर सकते हो, आप ICOM भी कर सकते हो, आप मास्टर्स भी कर सकते हो। ACCA ने मास्टर्स भी आपको दिया हुआ है करने के लिए। जेब में पैसा होना चाहिए, ये थोड़ी सी बात है। वो 30-40 लाख रुपए अगर आपने ये सारे टारगेट्स अचीव करने, तो आपके सामने 30-40 लाख रुपए का कम से कम खर्चा होना चाहिए। और आजकल की यूनिवर्सिटी जो है, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे अगर आप लम्स का ग्रेजुएशन करते हैं तो 60-70 लाख रुपए तो लम्स ले लेता है। लम्स का नंबर आता है टॉप 300 से ऊपर। 300 यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया की रैंकिंग है ना, उसमें 300 से भी ऊपर का 400-450 पे नंबर आता है लम्स का। पाकिस्तान में तो हम यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये जो ACCA के साथ आपको डिग्री दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री का आपको अगर पता, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का नहीं पता तो आपको अपनी डिग्री की वर्थ का नहीं पता। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है दुनिया की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में आती है, दुनिया की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ACCA के साथ पार्टनरशिप है। आप उधर से ACCA लेवल 2 करें और साथ ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री ले लें, एक प्रोजेक्ट करें और 2 पेपर पास करें PMFM का, तो आपको 4 साल की डिग्री मिल जाती है। और अगर आप उस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम को UK में जाके पढ़ते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट आती है फुल टाइम पे। आपने यहाँ पे क्या करना है? 2 पेपर पास करने हैं, एक प्रोजेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिल जाएगी। और 12-13 लाख रुपए का खर्चा है। पाकिस्तान में बैठ के अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन करते हैं, पाकिस्तान में आपको माना जाता है, HSC मानती है उसको। HSC क्या पूरी दुनिया मानती है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का टैग है आपके साथ, ब्रांड है, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। चेक कीजिएगा घर जाके। उसी का बैचलर्स कर सकते हो, उसी का मास्टर्स कर सकते हो। ओके, कोई यूनिवर्सिटी के पैसे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कोई फजूल में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी सेव हो रहा है। कम टाइम में मैं एक बच्ची को जानता हूं, दुबई में होती है, मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया हुआ शायद। शी इज जस्ट 18 ईयर्स। कितने साल की है वो? 18 साल की। मेरे दोस्त की बेटी है, 18 साल की है, वो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, साथ ACCA क्वालिफाइड है, दुबई में होती है। 18 साल का बच्चा क्या होता है? चले 19 लगा लेते हैं, 1 साल बढ़ा भी लेते हैं, 20 से नीचे ही है ना। तो 20 से नीचे इट मीन्स के बड़ी हैंडसम टाइम पे आप क्वालिफाई करके बैठ चुके हो। डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या थी। अब उसके बाप ने पूरी प्लानिंग की है कि यार इस स्टेज पे मैं इसको ये करवाऊंगा,
उसके बाद मैं इसको ये करवाऊंगा, उसके बाद मैं ये करवाऊंगा, ये बीच में मैं, अब वो जॉब कर रही है, इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रही है, अच्छा अच्छा पैकेज ले रही है। ये प्लानिंग थी सारी की सारी जो की गई कि यार मेरे सामने ये पूरा रोड मैप है, मैंने इसको इस तरीके से अचीव करना है। अब ये सारा काम जो है ये प्लानिंग के ज़िम्मे में आता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा जब आप मैट्रिक कर रहे होंगे या एफएससी कर रहे होंगे कि भाई मैंने एसीसी में आना है, प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग की होगी, किसी भाई ने किसी बहन ने गाइड किया होगा, आपने प्लान सेट किया, टारगेट सेट किया कि मैंने ये करना है। जब मैं बीकॉम में था तब मैंने प्लान किया था कि भाई मैंने सीए करना है। मेरा बीकॉम में माइंड बना था पार्ट 2 के अंदर। हम ग्रेजुएशन के बाद आए थे, तो बेटा प्लान किया, टारगेट सेट किए, गोल सेट किए कि इतने टाइम में मैंने ये कंप्लीट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट भी काम कर रही होती है वो भी प्लानिंग कर रही होती है, आने वाले वक्त के बारे में प्लान कर रही होती है कि कौन सी प्रोडक्ट मैं मार्केट में सेल करूंगा, मैं उस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू कमाऊंगा, कितने यूनिट्स बना के बेचूंगा, मेरा बजट क्या होगा। बजट, अब ये पूरा पाकिस्तान का बजट जो बना है 12 जून को बजट अनाउंस हुआ है ना, वो बजटिंग क्या है, प्लानिंग है। उन्होंने पूरे अगले साल की प्लानिंग की है कि भाई अगले साल हम इतने टैक्स की मद में इकट्ठे करेंगे, हम यहाँ पे खर्चे करेंगे, हम आर्मी को इतना बजट देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बजट देंगे। वो सारी क्या थी, प्लानिंग थी। तो इस सब्जेक्ट में बेटा आपने क्या सीखना है, मैनेजमेंट सीखनी है। समझ आ रही है बात, क्या सीखेंगे, मैनेजमेंट सीखेंगे, और मैनेजमेंट करते हुए क्या सीखेंगे, प्लानिंग करना सीखेंगे। और बड़ा मजे का काम है यार प्लानिंग करना, एस्टिमेशंस करना, हिसाब किताब, फ्यूचर के बारे में टारगेट सेट करना, गोल्स निकालना। अच्छा, एक जो वर्ड है प्लानिंग के साथ, मैं अब आपको प्लानिंग से 3 चीजें और बताना चाहता हूं। एक वर्ड होता है मिशन, एक वर्ड होता है गोल, एक वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मिशंस नहीं मैंने लिखा, मिशन लिखा सिंगुलर। क्या लिखा बेटा, मिशन। आप कभी गेम खेलते होगे मोबाइल पे, तो आपको टारगेट मिशन दिया जाता है कि यार आपका ये मिशन है भाई, आपने ये करना है। तो आपके सामने एक मिशन होता है, मिशन को बोलते हैं अल्टीमेट गोल, यानी कि आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन गोल क्या है, यानी कि अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस, जो आपका मेन पर्पस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्टीमेट गोल, मकसद, मकसद हयात। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है, मिशन मेरा ये है कि मैंने प्रॉफिटेबल कंपनी रहना है, मैंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते ही जाना है, ये मेरा मिशन है। ओके, हर इंसान का मिशन होता है और होना भी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है जिंदगी का, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मिशन क्या है जिंदगी का, कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा मकसद क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। अगर नहीं सोचा तो घर जाके तन्हाई में बैठ के बेटा जरूर इसके ऊपर थोड़ा सा तफक्कुर कीजिएगा। आप यंग हैं, और आज अगर आपने अपने मिशन को पा लिया, अगर आपने अपने मिशन को डिसाइड कर लिया, तो आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड डू नॉट नो अबाउट देयर मिशन। कितने लोग नहीं जानते अपने मिशन के बारे में,
99%। और जो 1% अवाम है जो अपने मिशन के बारे में बहुत क्लियर है, 110% क्लियर है, दे आर द सक्सेसफुल पीपल एंड दे आर रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने अपना एक मिशन डिसाइड कर लिया, भाई ये है और यही है, इससे मैंने हटना नहीं है। ईदी साहब का एक मिशन था लोगों की फलाह व बहबूद का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किस मिशन के तहत गुजार दी? लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। ऐसे ही है, जानते हैं ना ईदी साहब को। कायदे आजम का मिशन क्या था कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री लेना है, मिशन था, मकसद था यार उनका। क्या उन्होंने अपने मकसद को अचीव किया? हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत, एक नेमत वाला मुल्क दिया जिसमें बेतहाशा नेमतें हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है। ये उस बंदे को पता होता है जो पाकिस्तान से बाहर रह के आता है। पाकिस्तान में रहने वालों को अनफॉर्चुनेटली, आप लोगों को, हम लोगों को, पाकिस्तानियों को जो इस मुल्क में रह रहे हैं, चाहे गरीब है अमीर है, उनको उन नेमतों का पता ही नहीं है जो पाकिस्तान में है। हम तो कोसते रहते हैं हर वक्त बैठ के इस मुल्क को। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, फलाना मसला 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 मसला, हर वक्त मसला 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 मसला। कभी जिंदगी में पाकिस्तान की पॉजिटिव्स देखी हैं? आपको यहां पे जो वेदर मिलते हैं, 5 सीजन्स, आपको जो यहां पे फ्रूट्स मिलते हैं, आपको कभी पाकिस्तान से बाहर जाके स्ट्रॉबेरी लेनी पड़े, यहां पे 250 रुपये किलो मिलती है, वहां पे इतने डब्बे में सजा के 300 रुपए की 4 दाने मिलते हैं। फर्क है ना? यहां पे आप पूरा पूरा तरबूज खा जाते हैं, बाहर के मुल्क में आप इतनी छोटी सी काश लेना भी कहते हैं कि यार महंगा बड़ा है। बाहर के मुल्क में ऑरेंजेस 1-1 2-2 करके खरीदते हैं लोग, पाकिस्तान में एक वक्त में आप 10 खा जाते हो। खाते हो ना? ये जो रो होती है गन्ने का जूस, 100 रुपए का गिलास पाकिस्तान में मिलता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पाकिस्तान से बाहर था, जहां पे भरमार थी गन्ने की, गन्ना ऐसे उगता था जैसे घास उगती है, हर जगह गन्ने, गन्ना 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 जरा, वो चूंकि वेदर ऐसा था, उसकी रो वहां से मैं लेता था तो पाकिस्तानी 800 रुपए का ग्लास मिलता था। फर्क है। आप रोते हो इस मुल्क को कि यार इस मुल्क में है क्या? बाहर आपको लगता है कि डॉलर्स लगते हैं दरख्तों पे, हम सबको लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां पे मेहनत कितनी करनी पड़ती है। दिन रात एक करते हैं तो वहां पे पैसा मिलता है, ऐव ही नहीं मिलता। गोरों के गंद को उठाना पड़ता है वहां पे, ऐसे भी काम होते हैं शुरू में जाके। आप यहां पे घर से निकलते हो, आपकी वालदा आपके कपड़े धोती हैं, आपको नाश्ता बना के देती हैं, वहां पे सारे काम आपने खुद करने हैं। सैटरडे संडे आपका सारा दिन यही घर के काम, सफाई कर लो, मेड यहां पे आप अफोर्ड करते हो, यहां पे आपकी शहनशाहों वाली जिंदगी है। जो बंदे यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उनसे जरा पूछो, उनकी खवातीन को पूछो कि भाई मेड की क्या वर्थ है। वो कहेंगे यार तुम लोग तो शहनशाहों वाली जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हो, यहाँ पे तो 5,000 10,000 रुपये में मेड मिल जाती है, कुक मिल जाता है, वहां पे हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग भी अपना काम खुद ही करते थे वहां पे, घर में सफाई, बर्तन धोना, सफाइयां करना, सारा कुछ खुद करना पड़ता है, मैकेनिकल लाइफ है। आप यहाँ पे ब्लेस्ड हो। आप सबसे बड़े ब्लेस्ड ये हो कि आप मुसलमान मुल्क में बैठे हुए हो, जिसकी आर्मी स्ट्रांग है, जो आपको सही प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्शन के वाले से बहुत अच्छे हैं हम लोग। करप्शन, आपको मजे की बात बताऊं, करप्शन हर मुल्क में है, नजर नहीं आती, मीडिया पे नहीं आती। करप्शन, मैं जिस मुल्क में रह गया वो भी करप्शन में, डेवलप्ड कंट्री है बट इट वाज हैविंग द करप्शन आल्सो। मिनिस्टर उनके करप्शन करते थे, रोज लितर परेड हो रही होती थी उनके मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट में।
इसने इतना पैसा खा लिया, इसने इधर लगा दिया, इसने उधर लगा दिया, अवाम के लिए क्या किया। यूके में जिस बंदे को मौका मिलता है ना, गोरे को, वो करप्शन करता है। जहां पे बस नहीं चलता, वहां जहां पे बस चलता है वहां पे करप्शन होती है। ऑस्ट्रेलिया में करप्शन होती है भाई, सारे मुल्कों में होती है, लेकिन वो नजर नहीं आती, होती है। अब आप ये समझते हैं मुल्क बड़ा थक्कड़ मुल्क है हमारा, बड़ा गरीब मुल्क है। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे जो मौसम दिए हैं आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को स्किन कैंसर होते हैं जो लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं, इसलिए कि उनको वो विटामिन डी नहीं मिलता, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। मैं जिस मुल्क में रहा हूं ना 10 साल, वहां पे मेरा पसीना नहीं निकलता था। सूरज की रोशनी पड़ती थी लेकिन चुभने वाली, यानी कि ना आपकी स्किन जल जाती है उससे, इतनी वो तेज धूप होती है कि वो स्किन बर्न कर जाती है। हम जब समंदर में नहाते थे ना वहां पे, तो हमें क्रीम लगा के समंदर में जाना पड़ता था, क्योंकि समंदर की डायरेक्ट शुआएं पड़ती थी, वो स्किन यहां से सारी काली हो जाती, सड़ जाती थी। आपको यहां पे होता है कुछ ऐसा? स्किन कैंसर कभी आपने सुना है पाकिस्तान में? नहीं सुना। आप लोग बोलते हो इस मुल्क को धूप है यार, गर्मी बड़ी यार, पसीना निकलता है। हाँ, हम पसीने को रोते थे वहां पे, पसीना निकला है यार, किसी तरह बीमारियां निकलें इस बॉडी के अंदर से। तो हम लोग उन नेमतों का बेटा शुक्र नहीं अदा कर सकते जो अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में दी हुई है। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह मेरे वर्ड्स याद आएंगे आपको। हाँ, सफाई सुथराई में बहुत अच्छे हैं, क्लीन नज़र आएगा, माहौल बहुत अच्छा है जी, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको टाइम मिले तो फिर अव्वल तो आपके लिए टाइम होता ही नहीं, अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं होता कि आप घर जाके रिलैक्स कर लो, इसलिए कि पैसा कमाओगे, डेली वेजेस पे काम करोगे तो आपको घर का साइकिल चलेगा। मियाँ अलहदा जॉब कर रहा है, बीवी अलहदा जॉब कर रही है, बच्चे अलहदा जॉब कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है एक दूसरे के पास, कोई टाइम नहीं होता फैमिली का। आप ये कहो कि यार हम बैठ के जरा गपशप मार लें, तो हमारा मुल्क बहुत अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड रखा हुआ है। वो अलहदा बात है कि हमें नज़र ही बुराइयां आती हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नेगेटिव है ना। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम ज़िंदगी गुजारते ही नहीं है। ये हमारे एशियन मुल्कों का ना मसला है कि हम पेसिमिस्टिक हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं। हम नेगेटिव्स में अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज़ नेगेटिव्स में छुपी होती हैं, पॉजिटिव में तो सारे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो भाई टारगेट्स रखो। प्लानिंग करते हुए हमने मिशन को डिसाइड किया। 99% ऑफ द पीपल इन ऑन दिस प्लैनेट, उनको नहीं पता कि मेरा जिंदगी का मिशन क्या है। अल्लाह ताला ने आपको मिशन दे के भेजा, कुरान में बताया कि भाई तुम्हारा ये मकसद है, तुमने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है सक्सेसफुल होने के लिए। कुरान के मुताबिक ये जो ज़िंदगी हम गुजारे हैं, प्रॉबेबली इट इज़ नॉट अ लाइफ विच अल्लाह लाइक्स। अल्लाह ताला कुछ और डिमांड कर रहे हैं, हमारे मिशन कुछ और है। मिशन से हम फिर ड्राइव करते हैं गोल्स। गोल्स गोल्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्वालिटेटिव टारगेट्स होते हैं। मेरा मकसद ये है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई मैंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। क्या करना है बेटा? प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। यही होगा ना बिजनेस का गोल, मकसद। क्यों बिजनेस बनाया था आपने? क्या मकसद था? प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैं गोल सेट करता हूं कि यार मैंने अपनी क्वालिटी को बेहतर करना है, क्वालिटी से रिलेटेड टारगेट सेट करता हूं, क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कस्टमर्स को खुश रखूंगा, मैं अपनी प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाऊंगा। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि बड़ी लेटेस्ट, जिसमें नई जिद्दत पसंद प्रोडक्ट्स होंगी। तो मैंने इससे रिलेटेड अपने गोल्स डिसाइड किए। मैं अपने इंप्लॉइज को खुश रखूंगा, ये मेरा गोल है। अब ये गोल्स क्या मुझे हेल्प करेंगे अचीव करने में बेटा? मेन मकसद को। आज अगर कोई कारोबार क्वालिटी नहीं देता, मुझे बताओ क्या वो सक्सेसफुल होगा? आज आप पुअर क्वालिटी दो क्रेसेंट कॉलेज में, कोई आएगा यहां पे? नहीं आएगा। आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे, कस्टमर को खुश ना रखो, कोई जाएगा?
रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको जो है वो वेटर आता है, खाने पे टेबल पे आता है, क्या खाएंगे, कितना लेकर आऊं, ऐसे पूछता है? पूछेगा सर क्या खाएंगे, सर क्या ऑर्डर है आपका, पोलाइटली बात करेगा। आप उसी दुकान पे जाएंगे ना जहां पे आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। आप कभी उस दुकान पे जाना पसंद करेंगे जो आपको बड़ा हेटेड तरीके से आपको डील करेगा? नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बचपन में एक दुकानदार के पास जाते हुए डरता था, महल्ले की दुकानदार था। मैंने कहा यार आगे से पड़ता है यार ये बंदा, वो हर वक्त ना आवाज आ ही बैठा होता था। अब तो खैर वो बूढ़े हो गए बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे वो, लेकिन जो हमने उनको बचपन में हमारे सामने इमेज था यार, वो तो हम कहते यार ये दुकान आगे से भी नहीं गुजरना पाई, साइड से होकर निकल जाते थे। ये नहीं था कि हमने कोई उसको उधार देना होता था ठीक है, लेकिन साइड से होकर निकल जाते थे। उनका नाम था इसहाक साहब ना, बड़े क्रूअल किस्म के आदमी है। अच्छा जी, आप उस दुकानदार के पास जाओगे, यार आपका हाल चाल पूछे, कैसे हैं, ठीक है, घर ठीक चल रहा है, सारे मामला ठीक है। तो बहरहाल कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूरी है। अब ये अगर आप अपने गोल सेट ना करोगे तो आपका मकसद अचीव नहीं होगा। अब आती है बारी टारगेट्स की, ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपस में मिलते जुलते हैं। जो गोल्स होते हैं ना वो क्वालिटेटिव होते हैं, यानी कि उनको मापा नहीं जाता इन द इजीली। क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे लोग खुश हैं ना खुश हैं, हैप्पी हैं नहीं हैप्पी हैं। क्वांटिटेटिवली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ये क्या कहलाते हैं? गोल्स। मैं कहता हूं यार ये लड़का, ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका इखलाक बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बारे में बात हो रही है ना, समझ आ रही है कि नहीं बात? क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि यार इखलाक का बंदा बहुत अच्छा है, यार वो झूठ नहीं बोलता, क्या है ये? क्वालिटी है। यार वो लेट नहीं होता कभी भी काम से, क्वालिटी बता रहा हूं। तो जब हम क्वालिटी के बारे में टारगेट सेट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? गोल्स। समझ आ गई? अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव होते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है बाय सम क्राइटेरिया। अब मैं कहता हूं कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट हूं, गोल है या ऑब्जेक्टिव है? गोल से रिलेटेड है ना, क्वालिटी के बारे में बता रहा हूं यार। मैं, चलो इसको रिफाइन कर दो, मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बनूंगा, गोल है। मैं अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करूंगा, उनका काम टाइमली करूंगा, ये मेरा क्या हुआ? गोल। मैं अपने क्लाइंट के काम को रिफ्यूज नहीं करूंगा, गोल। मैं अपने क्लाइंट के काम को रिफ्यूज नहीं करूंगा, मैं उनसे पोलाइटली बात करूंगा, गोल। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि मैं कहता हूं कि यार मैंने ना अच्छा अकाउंटेंट बनना है विद इन 3 years, क्वांटिफाई कर दिया। मैंने 3 साल में ACCA कर लेना है, और करके मैंने इतनी सैलरी पर मंथ कमानी है। मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहा हूं टारगेट्स को। जैसे कि कंपनी कहती है कि भाई मेरा टारगेट ये है कि मैंने अपने प्रॉफिट को 10% से ऊपर लेके जाना है। क्वांटिटेटिव कर लिया कि नहीं किया? मेजरेबल है ना, मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? 10% को मुश्किल लग रहा है। जब आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। टारगेट्स जो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव टारगेट्स को क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव्स। और क्वालिटेटिव टारगेट्स को क्या बोल रहे हैं? गोल्स बोल रहे हैं। यार ये फर्क है। मैं कहता हूं कि मैंने अपने रेवेन्यू को, सेल्स को बढ़ाना है बाय 20%, ऑब्जेक्टिव।
मैंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है बाय 50%। ऑब्जेक्टिव है, समझ आ रही बात? मैंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को कितने परसेंट से बढ़ाना है? फॉर एग्जांपल 20% से। ऑब्जेक्टिव, टारगेट रेट जो आप मेजर कर सकते हो। क्वालिटी को मेजर करना इतना आसान नहीं है, मेजर कर सकते हो लेकिन आसान नहीं है। इंप्लॉइज की सेटिस्फैक्शन को मेजर करना इतना बेटा आसान नहीं है, वो गोल है। तो आपने मिशन अपना सामने रखा कि मैं एक अच्छा, मेरा मकसद ये है, अगर आपका मकसद होगा मैंने ACCA करना है, ACCA करके मैंने इतनी सैलरी कमानी है व्हाट्सोएवर, महीने की 1,00,000 2,00,000 जो भी है, वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मैंने अच्छा अकाउंटेंट बनना है, ये मेरा क्या है? गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो बेटा, अभी मैंने सिर्फ प्लानिंग को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि प्लानिंग करते हुए हम 3 चीजें अपने सामने रखते हैं कि मेरा मिशन क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दिस इज पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। नोटेड जी? किसी बच्चे को कोई सवाल? 100% क्लियर? हर बंदा, हर स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद है, क्लियर है जी? आज से आपने अपने जाती गोल, ऑब्जेक्टिव्स और मिशन को डिसाइड करना है। एक दिन में नहीं कर सकते, चलो 1 महीना ले लो, लेकिन करो जरूर, सोचो जरूर। अब प्लानिंग जो है, हम थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग होती है जो हम शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं, और कई दफा हम प्लान बना रहे होते हैं अगले 5 सालों का, अगले 10 सालों का, अगले 20 सालों का, अगले 50 सालों का। आप कई इंसानों से मिलेंगे, वो प्लानिंग, बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म, बड़े लंबे अरसे की प्लानिंग। कई दफा हम प्लानिंग कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म में, जैसे कि मैं इस साल क्या करूंगा, मैं अगले महीने क्या करूंगा, मैं उससे अगले महीने क्या, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी बात आपकी BT में भी आएगी, या आपका जो अकाउंटेंट इन बिजनेस का जो पेपर है उसमें भी आएगी। दूसरा काम अब हम शुरू करने लगे हैं, वो क्या है? मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन मेकिंग करती है, फैसला साजी। क्या बोलते हैं बेटा? उर्दू में क्या बोलेंगे? फैसला, ऐसे लिखते हैं, साजी, फैसला साजी, डिसीजन लेना है। प्लानिंग मैंने की, आपने प्लानिंग की कि यार मैंने ACCA करना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ACCA क्रेसेंट से करूं या किसी और कॉलेज से करूं। डिसीजन लेना है। डिसीजन के अंदर आप चूज कर रहे होते हो, डिसीजन में आप चॉइसेस कर रहे होते हो, चॉइस कर रहे होते हो कि मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है। फैसला कर रहे होते हो, और फैसला करने की आदत डालो, डिसीजन लेने की आदत डालो। खुद से डिसीजन लिया करो, मशवरा लिया करो सबसे, लेकिन जब डिसीजन लेना है तो आपने खुद लेना है। और जब डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, उसके आउटकम्स को, उसके चैलेंजेस को, उसके इन एंड आउट्स को आपको पता होना चाहिए कि यार उस फैसले से रिलेटेड मुझे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, मुझे फायदे क्या हो सकते हैं। डिसीजन ये नहीं होता अच्छा यार सोच लिया और फैसला कर लिया, ये भी नहीं करना। सोचना है और फिर फैसला करना है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप उस ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे होते हो, यानी कि आप डिसीजन लेते हुए बेहतरीन चॉइस कर रहे होते हो। अब मैंने प्लानिंग की कि यार मैंने ACCA करना है, जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या करना है? ACCA करना है, मेरा प्लानिंग का हिस्सा है, ACCA करना है। अब ACCA करना है, अब मैंने फैसला ये करना है कि मैं क्रेसेंट से करूंगा या मैं फिजिकल क्लास में, यानी कि क्रेसेंट में फिजिकली पढ़ूंगा, या मैं
ऑनलाइन पढ़ूंगा। इनमें फैसला करना है, इसमें फैसला करना है। आपके सामने दो रास्ते हैं, आपने डिसाइड करना है कि मैं फिजिकली पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ लूं। ठीक है, अब जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ऑनलाइन की तो कॉस्ट कम है, ठीक है, ऑनलाइन की फीस कम है। जब डिसीजन लिए जाते हैं बेटा, कोई भी डिसीजन, तो आप अपने सामने दो चीजों को रखते हैं, दो चीजों को कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं। याद रखिएगा, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। दो चीजों को कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि मेरा डिसीजन अच्छा है या बुरा। ये कॉस्ट बेनिफिट जो है ना हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जब हम किसी दुकान पे चीज लेने जाते हैं ना, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारा दिमाग कर रहा होता है। हमारी रूटीन में है ये हमारे अल्लाह ताला ने रख दी हुई है बॉडी के अंदर फैसला साजी। और ये भी रख दिया हुआ है कि यार तुम्हारा दिमाग ना दो चीजों को कंपेयर कर रहा होता है, कॉस्ट को भी और बेनिफिट्स को भी। अब एक दुकानदार है, उससे आपने शर्ट खरीदनी है, आपने शर्ट खरीदनी है। बेसिकली आपने प्लान किया यार मैंने शर्ट खरीदनी है। आप एक दुकानदार के पास जाते हो तो वो आपको बताता है कि जी वो शर्ट ना 500 रुपए की है। 500 में तो अब खैर कोई चीज नहीं आती, 1000 रुपए की है। ये ए दुकानदार बता रहा है। कौन सा दुकानदार बता रहा है? ए वाला। अच्छा, जो बी दुकानदार है वही शर्ट वो कहता है 1200 रुपए की है। कितना की है? शर्ट लेनी है, पहले आप ए दुकानदार के पास जाते हो, वो आपको कितनी कीमत बताता है? 1000। दूसरा 1200। कॉस्ट आ गई। जब आप दुकानदार से प्राइस पूछोगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार ये शर्ट का कलर सही रहेगा, शर्ट मेरे पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। बेनिफिट्स के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते? सोच रहे होते हो यार। एक इंसान है, ह्यूमन है, उसको अपने फायदे का बहुत पता होता है कि यार कहां पे मेरा फायदा है। वो काम ही इंसान वो करता है जहां पे उसको फायदा नजर आए। नॉर्मल चीज है यार। ये हिस्स जानवर में नहीं है। जानवर ये डिसाइड नहीं कर सकते, जानवरों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, राइट जी। वो कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन उनको बेनिफिट्स का नहीं पता होता। उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है, सर्वाइवल उनका मकसद होता है कि सर्वाइव करना है, बस किसी तरह भी करना है। अब जानवर को ये तो नहीं पता कि उसको सर्दियों में कौन सा स्वेटर अच्छा लगेगा, उसको तो नहीं पता। वो तो तुसी पहना दो तो पहना दो जेड़ा मर्जी। बकरी को आपने स्वेटर पहना दिया ऊन का, काले रंग का, उसको क्या, उसने कहना कि मुझे गर्मी लगती है इससे काले रंग से, उसने नहीं कहना। उसको उसके बेनिफिट का नहीं पता। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया है कि उसको पता है कि इसमें मेरा फायदा है और इसमें मेरा नुकसान है। अल्लाह ताला ने बता दिया आपको भाई इसमें तुम्हारा फायदा है, इसमें तुम्हारा नुकसान है, ये काम ना करना, बताया ना। आपके अंदर ज़मीर भी रख दिया जो आपको बता रहा होता है फैसला करते हुए, गुनाह करूं ना करूं बता रहा होता है, वॉर्न कर रहा होता है उस डिसीजन लेते हुए। बेनिफिट्स के बारे में भी बता रहा होता है और कॉस्ट के बारे में बता रहा होता है कि भाई तुम्हें सजा भी मिलनी है, ये कॉस्ट होगी उसकी, तुम्हें दोज़ख में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ आ रही है कि नहीं? मेरी एग्जाम्पलें मुश्किल तो नहीं लगती यार। आप लोगों ने ये नहीं कंप्लेन कर देना कि नाम सा बड़ा ऐसे पढ़ाते हैं ऊपर से गुजर जाता है यार। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लेवल पे आके आपको बेसिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ। दुकानदार के पास आप जाते हो, ए दुकानदार कहता है 1000 रुपए की चीज़। बेनिफिट्स आपके ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा यार ये शर्ट का रंग तो नहीं खराब होगा, क्या ये कलर मुझे अच्छा लगेगा पहना हुआ? आप किसके बारे में सोच रहे हो? बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हो यार सीधा। अच्छा यार ये कल को स्क्वीज तो नहीं हो जाएगी, छोटी तो नहीं हो जाएगी? ओके, ये पहन के लोग मेरी तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच रहे हो ना, बेनिफिट्स हैं। आप ये सोच रहे हो यार बेनिफिट इसका मुझे और क्या मिलेगा, मैं कितने अरसे के लिए इसको यूज कर सकता हूं, साल के लिए पहन सकता हूं कि नहीं पहन सकता? तो बेनिफिट सोचे सोचे।
जब आप 1200 वाले दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार भी आपको बेनिफिट बता रहा है, पाइन शर्ट बड़ी चंगी है भाई, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बता रहे होते ना दुकानदार, ये पहनोगे बड़ी अच्छी लगेगी, आपकी स्मार्ट लुक आएगी, देखे ना आपको अच्छी लगेगी, इसका कलर नहीं फेंट होगा, वो सारे आपको बेनिफिट्स गिनवा भी रहा होता है दुकानदार, हर दुकानदार बता रहा होता है। वो खवातीन शॉपिंग के लिए बाजी ये ले लें चीज़, बाजी बड़ी अच्छी लगेगी, बाजी कलर बड़ा अच्छा है, बाजी इसका रंग नहीं खराब होगा कपड़े का, बताते हैं कि नहीं बताते? वो बेनिफिट सारे गिनवा रहे होते हैं आपको उस प्रोडक्ट के, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कई दफा। तो आप गाड़ी लेने जाओ किसी शोरूम पे, आपको वो बेनिफिट्स बताएंगे गाड़ी के। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल जाइको लेने जाते हो, 1000 बेनिफिट जो आपने सोचे भी नहीं होते वो भी उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना है, वो बेनिफिट्स बता रहे होते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कल को जाइको की बैटरी खराब होगी तो 20-30 लाख रुपए का टीका है, वो नहीं बताते। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हो, आपने इलेक्ट्रिक बाइक ईवी लेनी हो, आप किसी शोरूम पे जाओ बाइक वाले, वो आपको क्या बताएगा दुकानदार जो सेलमैन है, उसका काम ही यही है, और वो बताएगा पाइन इसमें देखें इसकी 90 किलोमीटर की ये रेंज करेगी, इसमें ये फीचर हैं, इसमें अलार्म भी है, इसमें ये भी है, उसमें वो भी है। आप उनसे सवाल पूछे बारिश हो जाए तो क्या होगा, ओ सर आप इसको दूसरी जगह पे पार्क कर लीजिएगा ना। वो मुझे इत्तेफाक हुआ एक दुकान पे जाने का, मैंने कहा जी वो खंबे के पास पार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कहता जी सर अब ये तो इतनी तो सेंस होती है ना, बंदा खंबे के पास गाड़ी ना पार्क करे, मोटरसाइकिल ना पार्क करे, उसमें शॉक आ सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, तो आप खंबे से दूर पार्क करें। मैंने कहा पाकिस्तान में खंबे इतने हैं, क्या करें, खंबे उतरवा दें। अब बंदा ये पहले देखे यार खंबा कितने लगा है कितने नहीं लगा। अब मैंने दुकान पे जाना है, दुकान जो है मेरे घर के पास है, उसके बिल्कुल साथ ही खंबा लगा हुआ है, क्या करेंगे? दूर खड़ी करेंगे? दूर खड़ी करेंगे तो चोरी हो जाएगी। हमारे इमाम साहब की बाइक, हमारे इमाम साहब की मोटरसाइकिल अपनी ही मस्जिद में जहां पे वो इमामत कराते हैं उसके बिल्कुल दरवाजे से चोरी हुई है। अंदाजा लगाते हैं? मस्जिद से तो टूटियां भी उतार लेते हैं यार। और मैं कई मस्जिदों में जाता हूं ना, तो वहां पे टूटियों को उन्होंने ताला लगाया होता है, ताले वाली टूटियां। ऐसी टूटियां आपको पूरी दुनिया में नहीं नजर आएगी जो पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। लोटे को जंजीर डाली होती है, अंदाजा लगाएंगे? उतने का लोटा नहीं है जितने की जंजीर डाली होती है उसको, कि कोई लोटा चोरी करके ना ले जाए। ये देहातों में तो ज्यादा मसला होता है, लोटा चोरी कर लेते हैं। जूतियां नहीं छोड़ते, कई दफा बगैर जूती के घर आए हैं, नमाज पढ़ी है जूती गायब। अब ये वक्त भी शायद आ जाए कि जूतियों को भी ताला लगे, अपना अपना ताला लेके जाओ भाई जूती को लगाने के लिए। तो खैर हम उसमें भी बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिसीजन लेना है, दुकानदार आपको बता रहा है पूरे बेनिफिट्स के बारे में। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं ये चीज़ लूँ या ये चीज़ लूँ। तो आप कहते हो कि यार मैं ना दुकानदार जो ए वाला है ना इसको चूज करूंगा, इसलिए कि इसके बेनिफिट इससे क्या है, ज्यादा है, और कीमत भी क्या है, कम। इंसान जब चीज के बारे में डिसीजन ले रहा होता है तो ये दो चीजों को क्या करता है बेटा, कंपेयर करता है, और जहां पे उसको बेनिफिट्स ज्यादा नजर आते हैं कॉस्ट से तो वो डिसीजन ले लेता है। एक चोर है, चोरी करता है, आदत पड़ी हुई है उसको, आदत है उसको चोरी की, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? चोर के लिए चोरी करते हुए उसके ज़हन में कॉस्ट क्या आ रही होगी? जेल, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता गुजार लूंगा, पुलिस पकड़ लेगी, हफ्ता मुझे फैंटी भी लगाएगी, कोई नहीं, 10 बारी पहले भी रह के आ चुके हैं, 11वीं दफा चला जाऊंगा, क्या है, ज्यादा ज्यादा मुझे क्या करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे, 1 हफ्ता रहूंगा,
खाना पीना खाऊंगा, अच्छा खाना मिलेगा। पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर जेल में लोग जान के भी जाते हैं कई दफ़ा, चूंकि उनके पास घर नहीं होता रहने के लिए तो कहते हैं यार चोरी करके ना जेल में चले जाओ, वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे फैंटी लगाने वाला तो काम है ही नहीं, सजा देने वाला, यानी कि आपको जेल में बंद कर देंगे, लेकिन खाना आपको बड़ा बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना NGOs बड़ी एक्टिव है इस मामले में। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब उसके ज़हन में बेनिफिट कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल हो जी, हफ्ता रहूंगा आ जाऊंगा भाई। बेनिफिट क्या है उसके लिए? 1 करोड़ की चोरी की है, 1 करोड़ पे मेरी जेब में तो आएगा ना, बेनिफिट है। कॉस्ट क्या थी? ज्यादा जेल में रह लूंगा। तो वो जो होता है ना, ये करप्शन करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने भी कंपेयर किया होता है कि ज्यादा से ज्यादा की करांगा। मैं एक अपने रिलेटिव को जानता हूं, इन लॉस के अंदर मुझे पता चला उसकी स्टोरी का। वो बंदा पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है, पुलिस में था, अन्नी करप्शन की हुई है, अन्नी CSS ऑफिसर था, अन्नी करप्शन की हुई है। पाकिस्तान नहीं आ सकता, लेकिन यूके के अंदर उसके 10 सुपर स्टोर्स हैं उस पैसे से। कितने? 10 सुपर स्टोर्स हैं। ठीक है, अब आके वो जरा अब वो जरा थोड़े से बीमार रहना शुरू हो गए हैं, तो अब उनको अल्लाह भी याद आता है और अपना पाकिस्तान भी याद आता है कि मरना, हम रहना बाहर चाहते हैं, मरना पाकिस्तान में चाहते हैं। ये हमारा डिलेमा है। सारी जिंदगी बाहर रहेंगे, कनाडा गुजार दी, सारी जिंदगी यूके गुजार दी, जब आखिरी वक्त आता है ना, तो फिर इंसान रुक अपने मुल्क का कर रहा होता है, यार पाकिस्तान में दफन होना है यार, इत्थे गोरियां दे नाल की यार कब्र साडी, मुसलमानों का कब्रिस्तान मिल जाए यार, बस इर्द गिर्द मुसलमान हो। वहाँ पे कब्रिस्तान भी ऐसे ही है ना कि भाई एक तरफ क्रिश्चियन दफन हुआ है, एक तरफ ऐसा भी बंदा है जिसका कोई रिलीजन ही नहीं था। तो ये जो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था कि आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, खूबसूरतियों का, पाकिस्तान का। तो बहरहाल इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिसीजन मेकिंग की समझ आ गई? जब आप चूज करते हैं सही चीज को आउट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, तो उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तीसरा काम हमने सीखना है इंशाल्लाह, दैट इज कंट्रोल। मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूं यहाँ पे आके, उसकी वजह यह है कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो यही MA1 में आएंगे टॉपिक्स, डिसीजन मेकिंग के, प्लानिंग के, कंट्रोल के। यही टॉपिक्स MA के अंदर आएंगे, FMA के अंदर आएंगे, PM के अंदर आएंगे। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल ने आपकी जिंदगी में, ACCA में इसने आपको नहीं छोड़ना। ये शुरू से लेके आखिर तक चल रहा होगा। जो स्किल्स के पेपर हैं उसमें आपने डिसीजंस लेने होते हैं, प्योर डिसीजंस लेने, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं। फिर आपने फायदे नुकसानात गिनवाने होते हैं, बताने होते हैं, लिखने होते हैं पेपर में। तो इसको जितना मेरा बेटा पक्का कर सकते हो पक्का करना है, इसलिए कि यही सब्जेक्ट है आपका पूरे का पूरा जो हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे MA1 में, अगले MA2 में इससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा इंशाल्लाह। आई होप यू एंजॉय द क्लास टुडे। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं जी। आपके रिजल्ट्स जो हैं प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा, इनकी लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मंडे को इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके।